पंखा स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हमारे थर्ड वन चैप्टर दैट इज़ प्लांट किंगडम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ये इस टॉपिक को समझने में। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। ठीक है, अगर ये आप लोगों को जानकारी अच्छे से है तो आप लोग आसानी से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या होता है प्लांट लाइफ साइकिल? प्लांट लाइफ साइकिल को लेकर के बहुत से बच्चों में ये डाउट्स हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है प्लांट लाइफ साइकिल में। और बहुत से टर्म्स जैसे कि हम लोग हर एक चीज़ को जैसे नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लांट के बारे में हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से ये सब नहीं हो पाता है। तो प्लांट के टर्म में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर उनका बॉडी किस तरह का है कि नहीं। तो इस टॉपिक को हम लोग आज एक डिटेल फॉर्म में समझने वाले हैं कि आखिर प्लांट बॉडी किस तरह का रहता है और उसमें किस तरह से ये मतलब लाइफ साइकिल्स चलते हैं। ओके, तो एक्चुअली में है क्या, हम लोगों को कुछ टर्म्स को पहले अच्छे से समझना है। कुछ टर्म्स जैसे कि आपको समझना है कि सेल साइकिल्स कैसे होते हैं। ओके, सेल डिवीज़न कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्टली आप लोग को समझना है कि हेप्लॉयड और डिप्लॉयड बॉडी क्या होता है। ये सब अगर आप लोग समझ जाइएगा तो समझ जाइए कि ये टॉपिक आप लोग के लिए एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो मैं समझाना चाहती हूँ आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरली समझ में आ सकता है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक कि क्या है, इसे थोड़ा अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेल डिवीज़न। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो हमारे आसपास बहुत तरह के हैं ना। हमने अपने लास्ट वीडियो में अभी समझा था कि क्या क्या है प्लांट्स के टर्म्स, मतलब कितने सारे हम लोगों ने डिविजन्स किए थे, प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। दैट इज़ फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस कर लिया था। तो सिंस कि हम लोगों ने देखा कि बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ा से बड़ा प्लांट भी इस धरती पर अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हम लोग उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी तो ध्यान देंगे ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरह से है उनके। तो उनके बॉडी में एक्चुअली में है क्या कि हेप्लॉन्टिक टर्म भी है एंड डिप्लॉन्टिक टर्म भी है। मीन्स कि हेप्लॉयड सेल भी है और डिप्लॉयड सेल भी है। ओके, तो इस हिसाब से हमारे एनसीईआरटी ने दिया है हमें कि प्लांट बॉडी तरह तरह का होने के कारण हेप्लॉयड बॉडी भी माइटोटिकली डिवीज़न कभी कभार करता है और डिप्लॉयड बॉडी भी माइटोटिकली डिवीज़न करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में माइटोसिस और मियोसिस है क्या है ये माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले हम लोग ये समझेंगे ये हेप्लॉयड और डिप्लॉयड है क्या, पहले हम लोग ये समझेंगे, तब तो आसानी से हमें समझ में आएगा कि ये लाइफ साइकिल आखिर किस तरह से चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसी तरह से आज अपना कंटिन्यूएशन करते हैं। पहले हम लोग इस बेसिस को समझते हैं कि क्या है। तो हम लोग अगर माइटोसिस की बात करें, सबसे पहले हम लोग अगर माइटोसिस की बात करें तो ये माइटोसिस सेल डिवीज़न का एक टाइप है, सबसे पहली बात। और इसमें जब सेल डिवाइड होगा तो वो सेल दो बराबर सेल्स में बटेगा। ठीक है, जैसा सेल था, जैसा मदर सेल था, वैसा ही डॉटर सेल्स बनेंगे। तो क्या है ये डिवीज़न? इस डिवीज़न को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। ओके, इस डिवीज़न से रिजल्ट क्या मिलता है? अगर हमारा बॉडी 2n होगा, मतलब कि डबलेट होगा, मतलब कि डिप्लॉयड होगा, तो वो डिवाइड हो करके अगर 2n का कॉम्पोजिशन है तो ये डिवाइड हो करके जो डॉटर सेल्स बनाएंगे वो 2n ही बनाएंगे। ओके, और यही इन द सेम केस अगर बॉडी n है, ओके, n मीन्स हेप्लॉयड है। हेप्लॉयड डिप्लॉयड तो अभी मैं समझाने ही वाली हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है ये हेप्लॉयड डिप्लॉयड, आगे मैं अभी समझाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ आप लोग बस ये समझिए कि 2n डिवाइड्स इंटू 2n डॉटर सेल्स, n डिवाइड्स इंटू n डॉटर सेल्स। मीन्स कि क्या है कि इसका जो बेबी प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्शन होगा आफ्टर डिवीज़न, जो सेल्स का प्रोडक्शन होगा वो भी सेम एज पेरेंट होगा। ओके, समझना ये है हमें। नेक्स्टली हम लोग समझेंगे द मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस
डिवीजन। मियोसिस क्या होता है कि एक्चुअली में मियोसिस इसका ठीक ऑपोजिट होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मीन्स क्या होता है कि अगर हमारा इसमें ये रिडक्शनल डिवीजन एक्चुअली में अगर कहें तो ये हेप्लॉइड बॉडी में होता ही नहीं है, इसलिए हमारे एनसीईआरटी ने ऐसा कोई चीज़ बताया ही नहीं है। सिंपल सी बात आप लोग को ये समझना है कि मियोसिस जब भी होगा ये हमेशा डिप्लॉयड बॉडी में होगा, ओके, डिप्लॉयड सेल में होगा। तो क्या है ये, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और ये किस में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा डिप्लॉयड बॉडी में। तो डिप्लॉयड बॉडी रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा जस्ट हाफ द नंबर ऑफ सेल, ओके। ये 2n है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, आप लोगों को क्या समझ में आया, इसका रिजल्ट ठीक इसका आधा बनेगा, इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा ना वो हाफ बन जाएगा, ओके। तो इसका रिजल्ट बनेगा n, ओके। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात ये है हमारा कॉन्सेप्ट जो आपको कभी भी नहीं भूलना है। आप अगर नीट एस्पिरेंट हैं, आप अगर बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स में आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्म्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, ओके। व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस, क्या है और इसका क्या रिजल्ट बनता है। माइटोसिस कैन बी डन इन बोथ द टर्म्स हेप्लॉयड और डिप्लॉयड, ओके, बट मियोसिस कैन बी डन ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स, ओके। आपको ये समझना है। नेक्स्टली हम लोग क्या समझेंगे, इस टर्म को आप लोग अपने दिमाग में रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये डिप्लॉयड और हेप्लॉयड क्या है। देखिए, डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। अगर हम लोग डिप्लॉयड कहें, सॉरी पहले हम लोग हेप्लॉयड करते हैं, अगर हम लोग हेप्लॉयड सेल कहें, ठीक है, हेप्लॉयड सेल, तो हेप्लॉयड सेल कैसा सेल होता है, ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, ओके, मतलब सिंगल इन नंबर करके होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम आपका पेयर में नहीं पाया जाएगा उसमें, ओके, क्योंकि वो जो सेल है वो अकेला है, वो फ्यूज्ड सेल नहीं है एक तरह का, ठीक है। तो हेप्लॉयड सेल में ऑलवेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सिंगल, ठीक है, सिंगल टाइप से होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर सेल एक सेल है तो उसमें 1 क्रोमोसोम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसमें क्रोमोसोम सिंगल इन नंबर है, ओके। सिंगल इन नंबर का मीनिंग होता है जैसे कि जनरली क्रोमोसोम्स आप लोग जानते हैं कि पेयर्ड में पाए जाते हैं ना, तो उसमें सिंगल इन नंबर होगा। नेक्स्टली हम लोग डिप्लॉयड की बात करते हैं। डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड के लिए हम लोग यूज करते हैं कि द ऑलवेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इन पेयर, ठीक है। इसलिए इसमें हम लोग जब सेल को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो इसको हम लोग n करके दिखाते हैं, ठीक है। और ये डिप्लॉयड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑलवेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी इन पेयर, ओके। इसलिए इसको जब भी हम लोग सेल को दिखाते हैं तो 2n दिखाते हैं, ओके, डिप्लॉयड 2n दिखाते हैं। समझ में आया बात। तो अब हम लोग चलते हैं इस पूरे प्रोसेस की ओर कि ये प्लांट लाइफ साइकिल किस तरह से होता है, ओके। हेप्लॉयड बॉडी, डिप्लॉयड बॉडी आप लोग समझ गए हैं, और साथ ही साथ आप लोगों ने माइटोसिस एंड मियोसिस समझ लिया है। सबसे पहली बात आप लोगों ने और एक चीज़ समझा है कि माइटोसिस कैन बी डन इन बोथ टाइप ऑफ बॉडीज, बट मियोसिस कैन बी डन ओनली इन डिप्लॉयड बॉडी। ये तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर, दैट इज स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट क्या है, ओके। देखिए, देखिए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होता है the part of the body that made the spores, ठीक है, the part of the body that made the spores from meiosis, okay। sporophyte is always diploid। sporophyte क्या होता है, सबसे पहली बात आप लोग इन टर्म्स को समझिए। sporophyte, sporophyte क्या है, sporophyte are the body cells that is diploid in nature। स्पोरोफाइट क्या है, बॉडी सेल्स है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्पोर्स, ओके। स्पोरोफाइट
स्पोर्स बनाएगा और वो भी आफ्टर मियोसिस, ठीक है, आफ्टर मियोसिस वो स्पोर्स बनाएगा। और यही कभी कभार स्पोरोफाइट मियोसिस ना करके माइटोसिस करता है, जिससे कि वो फुल बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, फुल बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट हम लोगों ने अभी कहा द बॉडी पार्ट दैट इज डिप्लॉयड, ओके, डिप्लॉयड एंड मेक्स स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। क्या बनाएगा? डिप्लॉयड एंड मेक्स स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। तो इसे हमने क्या समझा कि ये 2n सेल था, इसमें मियोसिस हुआ, ओके, मियोसिस होने के बाद, सॉरी, इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसे, मियोसिस हुआ जिससे कि क्या बना? n बना और n बना, दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। ओके, ये स्पोर्स कहलाएं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि स्पोरोफाइट आगे चल के माइटोसिस करता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि माइटोसिस कैन बी डन इन बोथ डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। ओके, आपने देखा ये। तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ये स्पोरोफाइट ऑलवेज मियोसिस ही करता है, हम लोग ये तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट कई बार कई केसेस में, मतलब जो हैवियर केसेस हैं, जैसे कि हम लोग कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में, ओके, छोटे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम लोग कहेंगे कि स्पोरोफाइट कैन बी लीड टू स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स बनाता है बाय मियोसिस। बट बड़े ऑर्गेनिजम्स में, बड़े प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स में यही स्पोरोफाइट माइटोसिस करता है, और यही स्पोरोफाइट माइटोसिस करके क्या बनाता है? एम्ब्रोयो बनाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? जब बड़े ऑर्गेनिजम्स में ये करेगा डिवीजन, तो ये करेगा माइटोसिस, ओके, और माइटोसिस के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो मिलकर के क्या बनाएगा? वो मिलकर के एम्ब्रोयो बनाएगा, ओके, मतलब थोड़ा आगे का स्ट्रक्चर्स भी डेवलप करेगा ये, ओके। आप लोग को ये समझना है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्पोरोफाइट। क्लियर है? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या होता है? स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी होता है एंड मेक्स स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन माइटोसिस वाला टॉपिक मैंने नहीं लिखा, वो आप लोग समझ जाइएगा कि माइटोसिस भी करता है, ओके। बड़े ऑर्गेनिजम्स में, बड़े प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स में माइटोसिस भी करता है, जो कि लीड करता है क्या? एम्ब्रोयो फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन, ओके। तो सीड फॉर्मेशन ये सब हो जाएगा। अब नेक्स्टली क्या होगा? हम लोग करेंगे द गेमिटोफाइट, ठीक है, गेमिटोफाइट। तो गेमिटोफाइट क्या है? गेमिटोफाइट वो बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑलवेज हेप्लॉयड होता है, ओके, ऑलवेज हेप्लॉयड होता है। तो सिंपल सी बात, अगर वो ऑलवेज हेप्लॉयड है तो सबसे पहली बात, हेप्लॉयड सेल में कौन सा डिवीजन होता है? हेप्लॉयड सेल में आप लोगों ने अभी अभी देखा कि माइटोसिस और मियोसिस में सिर्फ माइटोसिस ही है जो हेप्लॉयड सेल में हो रहा है, आपने देखा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग अभी बनाने वाले हैं द गेमिटोफाइटिक जनरेशन। क्या होगा? गेमिटोफाइट है द बॉडी पार्ट दैट इज ऑलवेज हेप्लॉयड, ओके, द बॉडी पार्ट दैट इज ऑलवेज हेप्लॉयड। सो आफ्टर माइटोसिस it forms gametes, okay, it forms gametes for fusion। क्या करेगा? gametes बनाएगा for fusion, okay। तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, n सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के बाद 2 सेल्स बने, दोनों गैमिट्स हैं, ओके। अब ये गैमिट्स कहीं भी जा करके फ्यूज होने के लिए तैयार हैं, ओके। ये दोनों ही गैमिट्स हैं, ये दोनों अब फ्यूजन के लिए तैयार हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। अब हम लोग जानते हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। अभी देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्चुअली में है क्या कि हर प्लांट बॉडी
अपने आप में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों कंटेन किए रहता है। ओके, दोनों ही स्टेजेस एक के बाद एक प्लांट बॉडी में आता है, इवन वो प्लांट बॉडी बहुत प्रिमिटिव हो या बहुत एडवांस हो। ओके, या वो एल्गी हो या वो एंजियोस्पर्म हो, कोई भी बॉडी है उसमें ये दोनों ही मतलब स्टेजेस गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही स्टेजेस 1 बाय 1 आते ही हैं। ओके, तो वो जो स्टेजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन प्रोसेसेस को, उन लाइफ साइकिल को कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, कई भागों में बांटते हैं, कई क्या कह सकते हैं हम लोग उसे 3 भागों में बांटते हैं जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, एक है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक है द हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, तो अगर आप लोग माइटोसिस, मियोसिस, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट जान गए अच्छी तरह से, अगर मेरे वीडियो को आप लोग रिवाइंड कर कर के देखिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो कैसे होता है वो देखिए अगर हमारा बॉडी, अगर हमारा जो प्लांट बॉडी है, एक प्लांट हम लोगों ने लिया, अगर वो प्लांट बॉडी का एक सेल हम लोगों ने देखा, ठीक है, उसका जो मेन सेल है, मतलब मेन उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अगर हेप्लॉइड है, मीन्स कि वो हेप्लॉइड सेल से बना है। ओके, हेप्लॉइड, तो इस हेप्लॉइड सेल को हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, इस हेप्लॉइड सेल को हम लोग कहेंगे गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे? क्योंकि ये एन है। ओके, एन है मतलब वो हेप्लॉइड है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर हेप्लॉइड है पूरी तरह से। ठीक है, उसमें डोमिनेंट फेस क्या है? हेप्लॉइड है। ओके, अब क्या होगा कि ये गैमेटोफाइट है, दिस इज द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में कौन सा प्रोसेस होगा आपको मैंने पहले ही बता दिया, गैमेटोफाइट में ओनली 1 टाइप का प्रोसेस होगा। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा? दिस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? इसमें होगा द माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के बाद ये 2 एन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 2 एन सेल्स प्रोड्यूस करेगा जो कि क्या कहलाएगा? ये बोथ क्या कहलाएगा? ये बोथ कहलाएगा गैमेट्स। ओके, गैमेट्स कहलाएगा। और आफ्टर दैट जब इन दोनों का फ्यूशन होगा, ओके, क्या हो जाएगा? फ्यूशन मीन्स फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब सिंगैमी हो जाएगा, सिंगैमी। ओके, जब सिंगैमी हो जाएगा तो बनेगा जाइगोट, 2n, दैट इज 2n, दैट इज जाइगोट। ओके, जाइगोट। अब क्या होगा? ये जाइगोट सिंस कि 2n है, इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं बताइए? आप लोग अगर समझ गए हैं टॉपिक तो इजीली समझ सकते हैं। ये 2n है मीन्स स्पोरोफाइट बन गया। क्या बना? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट बनाया क्या? स्पोरोफाइट। क्या बना? ये बना स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा? अब ये स्पोरोफाइट 2 तरह का काम कर सकता है। ओके, 2 तरह का काम। एक काम कर सकता है कि ये मियोसिस कर सकता है, दूसरा काम कर सकता है कि ये माइटोसिस कर सकता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया 2n सेल्स में दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, बट इन केस ऑफ एल्गी, जो हम लोग फर्स्ट टर्म जो प्रिमिटिव प्लांट्स करेंगे हम लोग, एल्गी के टर्म क्या आता है कि ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट माइटोसिस नहीं करता है, ये डायरेक्टली मियोसिस कर देता है। ओके, मियोसिस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये फिर से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देता है। समझ में आया? तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली मियोसिस कर देगा। मियोसिस, तो मियोसिस किया तो क्या बना दिया? ये कई सारा एन सेल्स बनाया, 2 एन सेल्स बनाया। यही एन सेल्स क्या बन जाएंगे? गैमेटोफाइट बन जाएंगे। ओके, और फिर से ये प्रोडक्शन किसका कर देंगे? फिर से ये गैमेट्स बनाएंगे। समझ में आया? तो क्या हुआ इस प्रोसेस में? गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बन गया। ठीक है, यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इस केस में जो मैंने अभी डायग्राम आपको बना के दिया है, इस केस में हम लोग देखेंगे
कि हेप्लॉइड बॉडी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। समझ में आया? क्योंकि हम लोगों ने जब उस प्लांट को मतलब ध्यान से देखा था तो उसका जो बॉडी सेल लिया, तो क्या वो बॉडी सेल डिप्लॉयड निकला था? नहीं निकला था। वो बॉडी सेल हमें कैसा मिला? इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? गेमिटोफाइट से हुआ। कहाँ से हुआ? गेमिटोफाइट से हुआ। यानी कि गेमिटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। क्या है इसमें? डोमिनेंट फेज क्या है? गेमिटोफाइट है। ओके, तो गेमिटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। तो गेमिटोफाइट यानी हेप्लॉइड बॉडी इज द डोमिनेंट फेज। तो ये पूरा जनरेशन कैसा हुआ? ये पूरा जनरेशन हुआ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसा हुआ? दिस इज द हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, क्यों? क्योंकि हेप्लॉन्टिक बॉडी जो है वो डोमिनेंट है। क्या है? हेप्लॉन्टिक बॉडी डोमिनेंट है, डोमिनेंट ओवर स्पोरोफाइट। समझ में आया? हेप्लॉन्टिक बॉडी इसका ज़्यादा बड़ा है। ओके, ज़्यादा देर तक टिकेगा। लाइफ पूरे अपने लाइफ साइकिल में हेप्लॉन्टिक बॉडी इसका ज़्यादा देर टिकेगा। समझ में आया बात? इस तरह से हम लोग इस हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये लाइफ साइकिल आप लोग अगर समझ जाइएगा अच्छे से तो समझिए कि ये चैप्टर समझना एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। समझ में आया? बहुत ही आसान लगेगा आगे चल के आप लोगों को पढ़ने में। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए और अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।